अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड। मैं मुज़म्मिल अली खान और मेरे साथ आयशा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम आयशा। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन और एक बेहतरीन खबर के साथ, और वो ये है कि आयशा आपको बहुत बुरा लगता है जब आप देखती हैं छोटे छोटे बच्चे और फोन्स को ले लिया जाता है। बड़े भी इस्तेमाल करते हुए बुरे ही लग रहे होते हैं, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि बच्चों के ऊपर इसका असर ज़्यादा है, बिकॉज बच्चे जो हैं वो अपना अच्छा और बुरा नहीं जानते। अब इस बात का इदराक जो है हम लोगों को तो था, लेकिन अब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी होना शुरू हो चुका है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करी, खबर है बरतानिया से। बरतानिया में भी 16 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, उसे बैन कर दिया गया है। टिकटॉक हो, स्नैपचैट हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन तक नाबालिगों की रसाई जो है ना वो महदूद हो जाएगी। बिल्कुल महदूद हो जानी चाहिए भी, क्योंकि क्या कुछ है कि जो नज़र आता है उन स्क्रीन्स पे, और पर सेकंड कितने इमोशंस हैं कि बच्चा उनमें से गुजरता है। क्या ये बच्चे के दिल दिमाग, बच्चे के नर्वस सिस्टम और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो उस बच्चे का है, क्या उसके लिए चीज़ें सेफ हैं या नहीं? अच्छा स्टेप है जो उठा लिया गया है। अब इस सारी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे पास हमारे फेवरेट और जो रमज़ान के बाद अब मौका मिल रहा है गपशप करने का, डॉक्टर खुर्रम इलाही मौजूद है हमारे स्टूडियोज़ में। एंड ऑल्सो वी आर बीइंग जॉइंड बाय सदफ खान जो डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। अब डॉक्टर खुर्रम इलाही और सदफ खान, इन दोनों से अगर बात करेंगे इस मामले के बारे में, तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं डॉक्टर खुर्रम इलाही के लिए कह देना चाहता हूँ कि सर मैं ना सिर्फ आपको प्रोफेसर बल्कि एक बड़ा अच्छा दोस्त भी मानता हूँ। बड़ा तारुफ है। और इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरे बहुत नाक़ुस तारुफ है कि हमारे उहदे के बड़ा तारुफ ये मैं दोस्त हूँ या नहीं हूँ, तो वो ज़्यादा काबिल एतबार आदमी होता है ना। आप वक्त पढ़ने पे किसी प्रोफेसर को कॉल नहीं करते, आप दोस्त को कॉल करते हैं। और आयशा और आपकी इंटरेक्शन ना सुनते हुए मुझे इस तरह लगता है कि बहुत गहरी किताब है जो पढ़ रहा हूँ। लेकिन आज मुझे लगता है हमें उसी बात की तरफ आना है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ कि हमारे यहाँ पेरेंटिंग आउटसोर्स हो गई है। हम हर चीज़ अब कोर्स से सीखते हैं, इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं। हमारे यहाँ वालिदैन असल में नाबालिग रह गए। तो एक रॉबर्ट ब्लाई की बहुत मशहूर किताब है, तो वो कहता है कि अब हमारे यहाँ वालिदैन बच्चों के साथ बहन भाइयों की तरह जिंदा है। इनमें वो कुव्वत नहीं है, अज़्म नहीं है, वो जुर्रत हमीयत नहीं है जो बच्चों को बड़ा करने के लिए ना छाँव दरकार होती है। इससे पहले कि हम सदफ की तरफ जाएं, ये जो आप बात कर रहे हैं आई एग्री विद यू, लेकिन इसके ऊपर तनकीद जो आती है वो ये है कि देखें भाई, एक वो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस था और दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद टीवी, रेडियो, ये सब चीज़ें आई, इंसान ने अडाप्ट कर लिया। क्या इंसान अब भी अडाप्ट नहीं कर सकता? ये तो सारिफ है ना, अडाप्ट कहाँ किया? मतलब इसके आपने कौन सा इसको क्रिएट करके इससे महजूज हो रहे हैं? आपको तो इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं आती। दूसरी बात यह कि जब स्क्रीन्स हम बच्चों के आगे दे रहे हैं, तो हम में से आज तक किसी ने नहीं सोचा कि रियासत और हुकूमत को क्यों ज़रूरत पड़ी मेरे बच्चे की ज़ाती ज़िंदगी कमरे के अंदर की हिफाजत करने की। वालिदैन कहाँ थे जो इस बात से फिक्रमंद नहीं हो रहे थे कि गाड़ी का एक्सीडेंट, एक छक्का लग गया, सैलाब की वीडियो, फिर गाड़ी का एक्सीडेंट, फिर एक रक्स आ गया। यार ये तो एक मतलब कि आप सोचेंगे जहन तो इन मनाजिर के लिए बना ही नहीं है कि इस तेज़ी से गुजर रहे हो जी। तो सवाल मेरा आज फिर वही होता है कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। सोशल मीडिया के बाद अगली चीज़ दोबारा होगी कि बच्चों से स्क्रीन्स वापस ली जाएंगी और मट्टी, दरख्त, बहार, फूल, बचपना कहते ही इसको हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जो हम बच्चों से छुपा के रखते हैं ताकि वो फल फूल सकें। बच्चा वो नर्म मट्टी होता है जिसके ऊपर हमने गहरे गहरे सोशल मीडिया के दरख्त लगा दिए, जिसकी वजह से ना वो मट्टी को ताकत मिल रही है, ना वो दरख्त फल फूल पा रहे हैं। और वो बच्चे जिस तरह, और लास्टली बिफोर वी मैम सदफ अपनी बात ऐड कर सकें, हमें से किसी ने इस बात की फ़िक्र नहीं की कि हमारा बच्चा जिस्मानी तौर पर साकित है। मतलब उसके तसव्वुर खुदी, तसव्वुर हरकत, तसव्वुर मूवमेंट, तसव्वुर इज़्तिराब उसके बस में नहीं। वो बैठे बैठे कहता है अम्मा अब मैं थक चुका हूँ जी। तो और आखिरी बात, पूरे किसी दुनिया के बड़े साइंसदान तारीख में पढ़ के देख लें, उनको एक कुव्वत ने सबसे बड़ा आदमी बनाया, वो बोर हो रहे थे। हमारे बच्चे इतने महव हैं इतनी अदना चीज़ों में कि उनके पास अब बोरियत का तसव्वुर नहीं है। सर मैं बोरियत को एपेटाइट फॉर डिस्कवरी कहता हूँ। आपको जब तक भूख नहीं लगेगी आप खाना नहीं खाएंगे। मैं जाना चाहता हूँ सदफ खान के पास। अस्सलाम वालेकुम सदफ, आपने डॉक्टर साहब का सुना जो उन्होंने बात कही कि ना मट्टी वो कुव्वत पकड़ पा रही है और ना ही जो दरख्त है वो सही तरीके से फल फूल पा रहा है। तो ये जो पॉलिसी है बंद करने की सोशल मीडिया को बच्चों के लिए बिलो द एज ऑफ 16, ये आपको कैसी लग रही है और इसके बारे में आपका क्या आइडिया है एज अ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट?
देखिए, मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ जो उन्होंने बात की है। जो पॉलिसी है ये ज़ाहिर है एक प्रोटेक्टिव मेजर है, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो बच्चों के आसपास माहौल हैं, वो उनको इस टेक्नोलॉजी से सेफ नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया एक इंडिकेशन है, ये एक टूल है, और टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से चेंज होती है, इस तरह के टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बहुत टेम्पररी एक तो होते हैं। दूसरा ये कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन इवन ऑस्ट्रेलिया, यूके के अंदर भी ये बहुत आसान नहीं होगी। हमारे बच्चे डिजिटल नेटिव्स हैं और नेचुरली उनको टेक्नोलॉजी का हम लोगों से या उन लोगों से जो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं उनसे ज़्यादा उनको पता है और वो ज़्यादा उनको अच्छी तरह समझते हैं। तो बच्चों के लिए वर्क अराउंड्स निकालने भी मुश्किल नहीं होंगे। जो सॉल्यूशन जब तक इस बात पे फोकस नहीं करेगा कि बच्चों की कनेक्शन अपने घर वालों के साथ कैसी है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस टेक्नोलॉजी का हार्म है क्या, क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि इसको बैन किया जाए, ये तमाम चीज़ें जब तक उनके इदराक में नहीं होंगी, उनको नहीं समझ आएंगी, दे हैव टू बी एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देमसेल्व्स। सदफ, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरे सवाल ले लीजिएगा सदफ, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो क्या ये पॉसिबल है, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इनके लिए इम्प्लीमेंट करना कि 16 साल या जो भी तय हो जाती है उम्र, उसके बच्चे जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट नहीं बना सकते या उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर इंटेंशन आपको नज़र नहीं आती है? क्योंकि हमने जितना पढ़ा है सोशल मीडिया या उसके फाउंडर्स के बारे में, वो तो ये चाहते हैं कि उनके सार्फिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ते जाएं। तो इंटेंशन का मसला है, कैपेबिलिटी का मसला है, अहलियत का मसला है कि वो करना नहीं चाहते और इसलिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो गई है? देखिए, दोनों चीज़ें, एक तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए अपनी एक ऐसी कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर को छोड़ना जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। बच्चे हैं, लेकिन उनका अपने पेरेंट्स के जो कंज्यूमर बिहेवियर है, उन्होंने क्या ख़रीदना है, उन्होंने क्या करना है, उन सब के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ये जानती हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट है वो भी इस तरह से पैकेज किया जाता है कि वो बच्चों के लिए अट्रैक्टिव हो। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में अभी एक मैं ख़बर पढ़ रही थी कि उन्होंने ये कहा कि टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ख़ुद नज़र नहीं आती इस बात का इदराक करते हुए कि उनके ऊपर क्या लीगल ऑब्लिगेशंस हैं और वो किस तरह से फॉलो करेंगे। एक तो ये बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजिकली देखें तो एक इस तरह का सर्वेलेंस मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा जहाँ तमाम वो लोग जो टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी, एक तो फेशियल रिकग्निशन, बायोमेट्रिक्स आपके साथ तक जाएंगे, आपके साथ तक आइडेंटिटी के अपने सारे पॉइंटर्स फराहम करेंगे उस स्टेट को भी जो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इन्वॉल्व है, उन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए भी। पूरम करना क्या चाहिए? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? स्कूल्स को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट्स तो अपने तौर पर एक ब्लैंकेट बैन लगा सकती हैं कि भाई आपने नहीं करना, बट अगेन इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। What should we do या what should parents do अपने बच्चों को बचाने के लिए? मेरे ख्याल से हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को उनकी शामें वापस करनी है। मेरे ख्याल से मैं पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन भी कहता रहा कि एक बच्चा है जिसने 2-3 घंटे स्क्रीन पे बता लिए स्कूल में, उनकी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि इस दौर में बच्चे को कंप्यूटर, टैब्स, ChatGPT, क्लाउड का ना पता होना एक बहुत बड़ी जहालत है। मगर उसको ये पता ना होना कि इसको कब रोकना है, वो भी उससे बड़ा कोहराम है। एक बच्चे को इस बात के बारे में मालूम ही ना हो। दूसरी बहुत बड़ी ये बात है कि सोसाइटी में दाखिल होने के लिए बच्चों को इक़दार सिखाई जाती थी। 8 से 9 साल तरबियत होती थी, फिर हम कहते थे अब तुम अकेले दुकान तक चले जाओ, अजनबी से बात मत करना। कोई गुड टच बैड टच की तरबियत दी जाती थी, कोई बूढ़ा मिले तो रास्ता दे देना। वो इक़दार के बाद बच्चा समाज में दाखिल होता था। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बच्चे को दाखिल होने के लिए किसी इक़दार सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक फ़ेक प्रोफाइल, एक फ़ेक तस्वीर और एक फ़ेक नाम, और वो किसी भी बड़े से बदतमीज़ी, किसी भी तरह का कंटेंट वहाँ कंज्यूम कर रहा होता है सूडो नेम रख के। और ऐसे ही जब आप सोसाइटी से निकलते थे, बच्चा 2 दिन स्कूल ना जाए तो कॉल आती है आपका बच्चा आ नहीं रहा। लेकिन अगर वही बच्चा सोशल मीडिया से हट जाए तो वहाँ से कभी कोई कॉल आउट नहीं आता कि कहाँ गया है। मैं सबको कहता हूँ भाई, माँ के पैरों तले जन्नत है। इट्स हर जॉब। जिसने उसको वो तकरीबन 6 डिजिट का टैब लेके दिया ना, और एक महंगा इंटरनेट घर में आ रहा है,
ये उनकी जिम्मेदारी है कि आखिर में वो ये सोचें कि वो इसमें से कौन सी बातें अखज़ कर रहा है, वो इसमें क्या सीख रहा है। और फिर वही बात, अगर बच्चे ने कंटेंट कंज्यूम करना है, अच्छा व्हाई नॉट ऑन द बिग स्क्रीन। मैं हमेशा कहता हूँ। सदफ, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, वहाँ पर अगर हमें इतने चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया को बैन करने के ऊपर, तो हम अगर अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर रियलाइजेशन है इस बारे में कि कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है ये हमारे बच्चों को? अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान में एक तो लिटरेसी लेवल बहुत कम है और डिजिटल लिटरेसी का लेवल उससे भी ज़्यादा कम है। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगती है कि इवन पढ़े लिखे घरानों में माँ बाप अगर स्ट्रगल कर रहे हों, स्पेशली दादा दादी अगर स्ट्रगल कर रहे हों कुछ भी चेक करने के लिए, तो वो अपना मोबाइल, अपना डिवाइस फ़ौरन बच्चे को पकड़ा देते हैं कि आप हमें हेल्प करें कि नेविगेट कैसे करना है। यानी हमारे बच्चे एक ऐसी माहौल में बड़े हो रहे हैं जहाँ एक तो ये कि उनके कनेक्शंस नहीं हैं पेरेंट्स से। वी आर वेरी मच हम बहुत बड़ी ट्रेडिशनल सोसाइटी हैं, बच्चे जवाब ना दें, बच्चे इज़्ज़त से बात करें, जो सब करनी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों को वो सेफ्टी नहीं है कि वो माँ बाप के पास या अपने ख़ानदान में सवाल लेके आएँ। उसके बीच में उनको ये भी पता है कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं जो उसको खुद एक नेचुरली भी पता होता है कि कुछ अच्छा है या बुरा है, तो मेरे घर में किसी बड़े के पास ये सलाहियत नहीं है कि वो मुझे समझ सकेगा या मुझे पकड़ सकेगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर बैन करना या ना करना, आई डोंट थिंक इट वुड मैटर। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हालात हैं, अगर आप 100% बैन इम्प्लीमेंट भी करते ना, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सब खुद अपनी चीज़ें लॉग इन करके बच्चों को पकड़ाएंगे कि आप हमें हेल्प करें नेविगेट करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी मच अ क्राइसिस ऑफ, एक तो ये कि लिटरेसी, एडल्ट लिटरेसी, मैं बच्चों की बात नहीं करी, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन जो हमारी एडल्ट लिटरेसी है, जेंडर का इसके अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट है। देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पेशली अगर आप क्लास डिवीज़न देखें, लिटरेसी की डिवीज़न देखें, तो बहुत सारी ख़वातीन डरती हैं चीज़ें यूज़ करते हुए कि हमसे ख़राब हो जाएगी और फिर हमें जवाब देना पड़ेगा अपने शौहर को या भाई को या बाप को। तो वही ख़वातीन जो माएँ हैं या जो घर की चलाती हैं, उनको ये पता है कि जो बच्चा है, अगर मैं उसकी हेल्प से नेविगेट करूँ तो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं आएगा। सो अनफॉर्चुनेटली वी आर इन सच अ सिचुएशन जहाँ बैन होना या ना होना, आई डोंट थिंक इट विल मैटर। सदफ सिंह, हम हर चीज़ जो है ना वेस्ट से इंपोर्ट करते हैं, चाहे मोरालिटी ही क्यों ना हो और इस तरह के लॉज ही क्यों ना हो, तो शायद वहाँ पर होना शुरू हो गया तो पाकिस्तान के अंदर भी रियलाइजेशन इस बारे में आ जाएगी। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कुछ कह रहे हैं? बस मैं चाहूँगा वो बहुत गौर से सोचें कि अगर बच्चे को क्रिकेट का नशा लग जाता था कि वो क्रिकेट खेलता रहता, तो यू वर श्योर कि 4 घंटे बाद थक जाएगा जी। द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क है कि बच्चा सोशल मीडिया पे घंटों महव रह सकता है थके बगैर। तो उस वजह से उसको आप ये देख ही नहीं पाते और आपको लगता है कि वो वहाँ गिरा हुआ है, भाई वो गोस्ट हुआ हुआ है। और हम बच्चों की नेचुरल टेंडेंसीज पे शर्माते हैं, रो रहा है, मेहमान आए तो गोस्ट कर दो इसको, मशीन दो साइड पे लग जाए, तो वो मशीन मैं तो कहता हूँ वो मशीन मैट्रिक्स में जाता है बच्चा और वो बिल्कुल जैम हो जाता है, एक कॉमा में चला जाता है, मेहमान चले जाते हैं तो फिर एक झड़, अरे भाई तुमने क्यों लिया हुआ है वगैरह वगैरह। बॉडी केमिस्ट्री को देखा जाए, यू लिटरली ड्रग योर चिल्ड्रन। यस, 100%। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम इलाही हमें ज्वाइन करने के लिए। सदफ, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भाई बहुत ज़रूरी है कि आप गवर्नमेंट का इंतज़ार ना करें, सोसाइटी का इंतज़ार ना करें कि कोई लॉज बनाए जाएँ ताकि आपके बच्चे की सही तरबियत हो। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका बच्चा आपको देख कर सीखेगा, आपकी बात से नहीं सीखेगा कि जो आप उसको हिदायत करते जा रहे हैं, लेकिन ख़ुद अगर फ़ोन यूज़ करें तो डेफिनेटली उसके ऊपर वो असर नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ख़ुद मिसाल बनिए और फिर बच्चों की तरबियत ज़्यादा आसान हो जाएगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंसान मुतजस्सिस वजूद है। इंसान ये चाहता है कि वो ये देखे कि समंदर की वुसअतों और गहराई के अंदर क्या है, और आसमान की तरफ जब नज़र दौड़ाता है तो वो ये भी जानना चाहता है कि इस कायनात के उस पार क्या है। उसके लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ करता रहता है और साइंस इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है। लेकिन साइंस जो है ना वो सिर्फ किताबों के अंदर महदूद नहीं है, ये तजस्सुस का नाम है, तजर्बे का नाम है, और सबसे बढ़कर
सवाल करने के जज्बे का नाम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द की अगर बात करें, हम बीइंग जर्नलिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीइंग साइंटिस्ट है या नहीं ये एक अलग डिस्कशन है, इसके ऊपर बात डेफिनेटली होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत ज़्यादा काम तो होता हुआ नज़र नहीं आता। लोग अपने तौर पर प्राइवेटली इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, और एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है अब्दुल रऊफ साहब। आप अब्दुल रऊफ साहब की खास बात मैं चाहूँगी, मुजम्मिल आप बताइए क्या है? अब्दुल रऊफ साहब का एक सफ़र है साइंस की दुनिया के अंदर, और कहानी शुरू होती है साइंस क्लब से। साइंस क्लब के बानी भी हैं ये, और साइंस क्लब की इस्टेब्लिशमेंट की गई इस वजह से कि यहाँ पे साइंस और एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ने का मिशन एक साइंटिफिक तरीके से चलाया जाएगा। मकामी टेलीस्कोप तैयार किया है इन्होंने एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करेक्ट है, और इस करेक्ट टेलीस्कोप को यूज़ किया जा सकता है चांद को, और चांद से लेके अगर मेरा तलफ़्फ़ुज़ गलत है ज़हल या ज़ुहल, जो सैटर्न अंग्रेज़ी में कहते हैं जिसको, उस सैयारे तक। और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं यानी कि खला में मौजूद जो आपके सैयारे हैं, इनको देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये डीप रीच इनटू स्पेस और फिर इनका सफ़र साइंस क्लब से लेके इस टेलीस्कोप तक का आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड आई होप कि आप इस सेगमेंट को उतना ही इंजॉय करेंगे जितना हम करेंगे। तो वेलकम करते हैं अब्दुल रऊफ साहब को, जानी है साइंस क्लब के। रऊफ साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर इतना एप्टीट्यूड हमें नज़र नहीं आता है लोगों का साइंस के अंदर। बच्चों ने मैट्रिक में पढ़ ली, ठीक है, FSC तक पढ़ ली, उसके बाद उनको कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्लेस चाहिए होती है जहाँ पर जाकर वो काम कर सकें, और उसके मुताबिक ही वो डिग्री करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते भी नहीं है, फिर वो चले जाते हैं किसी दूसरे मुल्क, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरफ। आपने कैसे सोचा कि भाई पाकिस्तान का पहला साइंस क्लब बनाया जाए और यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाए, ताकि बच्चों के अंदर ना शौक पैदा हो साइंस का? देखिए, बिल्कुल इसमें जो सबसे पहला सवाल जो आपने कहा था कि बच्चे इसकी तरफ नहीं आते और उसको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हमारे पास कितने रोल मॉडल्स हैं साइंटिस्ट साइंस की दुनिया में, जिन्होंने कोई नोबेल प्राइज या बहुत सारा कोई अचीवमेंट की हो, या ऐसे सेलिब्रिटीज हो साइंस के अंदर जिनको बच्चे लोग फॉलो करते हुए उसकी तरफ आए। तो हम देखें, अनफॉर्चुनेटली हमें कोई भी नजर नहीं आता क्योंकि साइंस सेलिब्रिटीज हो। तो एक तो रीजन ये है कि हमने ऐसा कल्चर ही डेवलप नहीं किया कि कोई इस फील्ड को साइंस के लिए अपनाए। तो बहुत सारी वजूहात के अंदर एक ये भी वजह थी कि साइंस क्लब शुरू करने की। तो अगर हम साइंस क्लब की बात करें तो साइंस क्लब दरअसल इसके पीछे एक स्टोरी है बड़ी जबरदस्त किस्म की। अगर मैं कहूँ तो मैं बचपन से ही साइंटिस्ट बनना चाहता था, और साइंटिस्ट बनने के लिए आपको पता है कि हमारे यहाँ जो साइंस के एक्सपेरिमेंट करता है बच्चा, छोटी छोटी चीजें तोड़ना, हर तरह काम, उसको इनकरेज नहीं करते पेरेंट्स, उसको डिस्करेज करते हैं। वो कह रहे हैं आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप जो है चीजों को तोड़ रहे हैं। तो ये चीज थी, तो मुझे बस यही शौक था कि मैंने साइंटिस्ट बनना है, साइंसदान बनना है और मुझे चांद पर जाना है। ये बचपन का मेरा ख्वाब था। चांद तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन आपने चांद नज़ारे देखने का इंतजाम कर लिया, टेलीस्कोप आपने बना लिया। जरा इसकी कहानी बताइए। ये लाइक हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, ये हबल टेलीस्कोप जैसी तो नहीं होगी, बट अगेन उसकी डायरेक्शन ठीक है? जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात, हम चांद पर तो नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन वो जो ड्रीम था, वो ख्वाब था, अंदर ही रहा। तो अब फिर टेलीस्कोप का ख्याल है कि चले नहीं पहुंच सकते तो देख तो सकते हैं। अब देखने की बात है तो एक काफी कॉस्टली टेलीस्कोप हमारे पाकिस्तान में मिलती हैं, और जितनी मिलती हैं या तो इम्पोर्टेड है और उसकी कॉस्ट यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर सोचा कि हम खुद से टेलीस्कोप बनाएं। तो फिर 2002 के अंदर हमने लोकली जो है पहले साइंस के डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स किए, और फाइनली हमने डॉप्सोनियन मैनुअल टेलीस्कोप जो है 6 इन मिरर के साथ हमने पहली टेलीस्कोप बनाई। और उसके अंदर जब हमने देखिए, ये टेलीस्कोप ना सिर्फ प्लैनेट्स दिखाती है बल्कि डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर ओराइन नेबुला, गैलेक्सीज, ये भी हम स्पॉट कर सकते हैं। तो पहली थोड़ा सा टेलीस्कोप को आपने क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में बताया है, हमारे जो कि लोग हैं उनको शायद ना समझ आई हो, लेकिन टेलीस्कोप्स के अंदर मुझे भी समझ नहीं आई एक बड़ी डिफरेंट वैरायटीज पाई जाती हैं। कुछ हीट सिग्नेचर्स रीड कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जरा इसके फीचर्स को थोड़ा आसान अल्फाज में बताएं ताकि आम व्यूअर भी समझ सके और हम भी समझ सकें। रेंज कितनी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने कॉमन एक सवाल किया जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए, टेलीस्कोप जो है मुख्तलिफ इक़साम की होती हैं और मुख्तलिफ कामों के लिए होती हैं।
अमूमन जो टेलीस्कोप्स हम ग्राउंड में देखने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं वो बाइनोक्यूलर होती हैं, जिनकी रेंज 2-3-4 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। उसके बाद आती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 तरह के टेलीस्कोप्स को इस्तेमाल करते हैं लोग। एक होता है जिनको आंखों से चांद तारों को देखना है, प्लैनेट्स को देखना है, प्लैनेट्स में जुपिटर यानी मुश्तरी को और ज़हर वगैरह को देखना है, ठीक है। तो वो कहलाती है प्लैनेटरी टेलीस्कोप कहलाती है, चांद तारों को देखने वाली टेलीस्कोप कहलाती है, प्लैनेट्स को देखने वाली, सितारों को देखने वाली। और दूसरी जो टेलीस्कोप होती है वो एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए टेलीस्कोप होती है, जिसमें कैमरा लगा के डीप स्पेस यानी आसमान के अंदर जो गैलेक्सीज हैं या नेबुलास होते हैं उनको देखने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही तरह की टेलीस्कोप बनाई है। आप बता रहे ना कि फर्क होता है टेलीस्कोप्स के अंदर, इसकी रेंज क्या है? जी, इस टेलीस्कोप की रेंज है कि ये आपने नाम सुना होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, शायद सुना होगा आपने। तो ये नहीं सुना, गैलेक्सीज तक को दिखा सकती है, यानी अगर हम आप डार्क स्काई में जाते हैं तो इसके अंदर आप गैलेक्सी को स्पॉट कर सकते हैं। और ये गैलेक्सीज हमेशा जितनी बड़ी से बड़ी टेलीस्कोप होती है इसमें स्पैंड से बादल की तरह नजर आते हैं, तो इसमें गैलेक्सीज हम देख सकते हैं यानी। और प्लैनेट्स में सैटर्न बहुत अच्छा नजर आता है, जुपिटर इसके 4 चांद नजर आते हैं, और इसके साथ सैटर्न की जो रिंग है बड़े खूबसूरत रिंग नजर आते हैं। और जब मैंने पहली दफा सैटर्न को देखा था अपनी बनाई टेलीस्कोप के, तो मैं कहने के लिटरली आंखों से आंसू आ गए थे कि यार जो हम एक छोटा सा डॉट दिखता है वो दरअसल एक पूरी दुनिया उसके अंदर बसती है। तो ये चीज है। तो इसमें आप कह लें कि रेंज इस तरह डिफाइन की जाती है कि कौन से ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा देख सकते हैं। जैसे मून है, मून के अंदर बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं, पहाड़ होते हैं। तो इन टेलीस्कोप के जो सबसे बड़ा पहाड़ है, जो क्रेटर्स है, उसको अगर देखें तो उसका जो साइज वो 50 किलोमीटर से ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो उसको हम देखेंगे तो अगला स्टेप आपका टेलीस्कोप से अगला स्टेप आपका अब क्या होगा? आप मतलब टेलीस्कोप एक माइलस्टोन हमने इंडिजिनस अचीव किया और कूडोस के आपने वो करवाया और इस मिशन को लेके चले। इससे जो अगला स्टेप है वो क्या होगा? आपके अगले गोल्स क्या हैं? अब अगली जो नेक्स्ट चार्ज है कि इस टेलीस्कोप्स को हम ऑटोमेट कर रहे हैं कम्प्लीटली। जो बड़े जो ब्रांड्स हैं यानी इसको हम बना रहे हैं, कंप्यूटराइज कर रहे हैं। एक तो पहला टारगेट इस टेलीस्कोप की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ना, ये है। तो यानी इसमें क्या होता है कि जस्ट आपने मोबाइल से टेलीस्कोप को कनेक्ट किया और मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद जस्ट आपने 2-3 जैसे प्लैनेट को सिलेक्ट किया। प्लैनेट को सिलेक्ट करने के बाद ये क्या होगा कि खुद बहुत टेलीस्कोप प्लैनेट की तरफ चली जाएगी और वहां पर उसको जो है लॉक कर देगी। तो उसके साथ साथ वो ट्रैक भी करती रहती है, ठीक है। तो मैनुअल टेलीस्कोप में ये मसला होता है कि वो थोड़ी देर बाद बार बार जो है एडजस्ट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट ये है, तो ये अचीव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी हमने प्रोडक्शन लाइन में इसको बना दिया। ठीक है। अच्छा रऊफ साहब, ये तो बताइए कि ये टेलीस्कोप आपने खुद साख्ता, अपनी ही मदद आपके तहत किया है या इसके अंदर आपको किसी की सपोर्ट हेल्प भी हासिल थी? एंड देन साइंस क्लब, अगर बच्चे वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जी देखिए, टेलीस्कोप हमने मुकम्मल तौर पर इसका जो है कहेंगे 85% तक हमने यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर किया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं है, लाइक इसके जो मिरर्स हैं, मिरर की ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग, तो मिरर फिर हमें इंपोर्ट करना पड़ते हैं। तो ये एक है, तो हम इस पर मिरर पे भी रिसर्च करेंगे, हम लोकली मैन्युफैक्चर करें ताकि इसकी कॉस्ट मजीद कम हो सके। तो अभी जो कॉस्ट फॉर एग्जांपल इसकी इंटरनेशनल 2 लाख है, तो यहाँ पर 1 लाख तक की वो टेलीस्कोप होंगे। अगर लोकली बनेंगे तो ये मजीद कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है जो आपने बात की साइंस क्लब में पेरेंट्स कैसे ज्वाइन करते हैं, बेसिकली मैंने आपने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान का एक अकलौता साइंस क्लब है और हालांकि बहुत सारे होने चाहिए, हर सिटी में होना चाहिए। तो साइंस क्लब वैसे एक मेकर स्पेस टाइप का लैब है, एक हमारे मेकर स्पेस है कराची में, और यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कोई वो नहीं होता, जस्ट बहुत कम मिनिमम मंथली 100 फीस हम चार्ज करते हैं, फ्री चार्ज करते हैं। और उसके बाद जब मेंबर्स बन जाते हैं तो मेंबर्स फिर हमारे जो लैब है, हमारी वर्कशॉप है, वहाँ पर आके उसको यूज़ करते हैं और अपने आइडियाज़ जैसे तो भी चीज़ बनानी है वो वहाँ बनाते हैं, अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स हम करते हैं, स्टेम से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, वो यहाँ पर हम जो है फर्दर करते रहते हैं। रऊफ साहब, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका ये जो नेटवर्क है साइंस क्लब का पूरे पाकिस्तान में फैले और यहाँ से बड़े बड़े नाम निकलें। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी सेगमेंट्स हैं, स्टे विद अस। जी, अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की, और हेल्थ के अंदर आपके ऑर्गन्स
at the forefront of this discussion. Organs क्यों और organs define जिस तरह से किए जाते हैं उस हिसाब पे कोई agreed upon number नहीं है साइंस के अंदर के total amount of organs क्या हैं. आपको 80 organs कुछ anatomists जो हैं वो कहते हैं कि 80 organs पर मुश्तमिल है human की body और bones इसमें हम काउंट नहीं करें, हम organs की बात कर रहे हैं. और मैं organs का बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादतीज़ इस वक्त पूरी दुनिया में एक संगीन बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और दुनिया भर में तकरीबन 58 करोड़ 90 लाख से ज़ायद अफराद इस मर्ज़ का शिकार बन चुके हैं. और हम लोग अगर यूथ की बात करें, यंग लोगों की बात करें, पीपल बॉर्न विद डायबिटीज़ की बात करें, या वो ख़वातीन के जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बाद रिकवर नहीं कर पाती हैं और वो आगे डायबिटीज़ में चली जाती हैं, तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर नज़र आता है जवान लोगों का कि जो इस मर्ज़ में मुब्तला है. और कभी कभार आपको शुगर सुनाई देती थी बूढ़े लोगों में कि बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ का. लेकिन अब तो आप देख लें यंग लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये ना फैलती जा रही है और बहुत आम भी हो चुकी है. इसकी रीज़न क्या है? क्या सिर्फ हमारी डाइट है, हमारा क्लाइमेट है, या फिर हमारा लाइफस्टाइल बहुत बुरा होना इसकी वजह है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं एंड कुछ मिथ्स भी हैं. कुछ लोग कहते हैं कि शायद आपने दवाई खा ली है शुगर की या डायबिटीज़ की, तो उसके बाद आप जितना मर्जी मीठा खा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये वो सवाल हैं जो आपके जहन में उठते हैं. तो हमने सोचा कि ये सवाल हम अपने जहन में क्यों रखें, हम किसी एक्सपर्ट से इसका जवाब जान लेते हैं. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, इफ़ आई एम अनाउंसिंग इट राइट आई होप. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक. सबसे पहले तो ये बताइए कि डायबिटीज़ हम जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत आम होती जा रही है. हर दूसरे बंदे को उसके घर में कोई मौजूद होगा या उसको खुद होगी. उसकी रीज़न क्या है? इतने तेज़ फैलाव की रीज़न क्या है? अच्छा, पाकिस्तान में ज़रा जो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और पिछले दिनों जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं उस पर पाकिस्तान इज़ नाउ नंबर 1. पाकिस्तान अब जो डायबिटीज़ केसेस की जो तादाद का ताल्लुक है उसमें पाकिस्तान इज़ नंबर 1. और जो इंसिडेंस रेट पाकिस्तान में है लेटेस्ट जो है वो 31.4% है. मीन्स कि मतलब हर 3 में से 1 डायबिटिक है. अच्छा, अब इसमें जो मैं अपना क्योंकि पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स और ये ज़रा स्टडीज़ ज़रा कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, लेकिन यहाँ जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जैसे कि आपने बताया कि पहले तो सुना जाता था कि डायबिटीज़ सिर्फ ओल्ड एज की बीमारी है और ये सिर्फ 50 प्लस या 60 प्लस लोगों में. अब ऐसा नहीं है. अब ज़्यादातर जो केसेस क्लिनिक पे आ रहे हैं वो 30s 45 और मतलब 28 to 35 के दरमियान ज़्यादा लोग जो हैं मुतासर हो रहे हैं डायबिटीज़. क्या रीज़न है इसके? अच्छा, अब रीज़न जहाँ तक है ना वो हमारा लाइफस्टाइल है. बेसिकली ये ज़्यादातर केसेस इनमें टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं. जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो जिसका इलाज सिर्फ इंसुलिन होती है और लबलबा जब ख़राब टोटली डेड हो जाता है वो एक और इशू है. लेकिन जो अब आजकल जो केसेस ज़्यादा हो रहे हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हो रहे हैं और जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है ओवरवेट होना, मोटापा. नौजवानों में सिटिंग हैबिट, सेडेंटरी सारा स्टाइल सब कुछ ख़त्म हो गया. आप पहले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि अब बच्चे तक जो हैं वो अब मोबाइल्स पे आ गए. पहले हमारे ज़माने में जो बच्चे दे टेंड टू प्ले. जैसे ही शाम के 5 बजते थे, 5:30 बजते थे, वो कहते थे जी हमें जाने दे, हम ग्राउंड्स में जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, फुटबॉल. लेकिन अब वो चीज़ सारी अब कट डाउन होकर मोबाइल पे आ गई है. गेम्स हैं तो मोबाइल पे हैं. फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं रही. कोई नहीं है. फिजिकल एक्टिविटी है तो वो सारी मोबाइल पे. तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो वन ऑफ द मेन रीज़न जो है वो इसके पीछे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं. और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हो क्या रहा है? ओवरवेट, वज़न बढ़ रहा है. वज़न बढ़ने की वजह से बॉडी में आपने कहा पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन निकल रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है और उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ हो रही है. अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ भी देखिए, वहाँ पर भी कोई बहुत एग्जाम्पलरी लाइफस्टाइल तो नहीं है. ओबेसिटी सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर एक मैंने कहीं पर पढ़ा था पाई जाती है. फिर भी वहाँ पर डायबिटीज़ के केसेस का कम होना और पाकिस्तान में कम होना, इसकी क्या रीज़न है? क्या हमारी जो डाइट क्वालिटी है वो भी फ़र्क है? देखिए, डाइट क्वालिटी वाकई फ़र्क है क्योंकि इसमें जो लाइफस्टाइल होता है वो सिर्फ सेडेंट्री ही नहीं बल्कि इसमें डाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. मसलन जो अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अब फास्ट ज़माने में आ गए तो फास्ट फूड जो है ना उसका इंटेक बहुत बढ़ गया है कि ऐसा खाना खाया जाए जिसको बनाने में भी कम टाइम लगे और जिसको खाने में भी कम टाइम लगे. जैसे बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, बस बना और बस खा लिया ताकि हम अपने काम पे
जल्दी पहुंच सकें या जल्दी से अपना काम ख़त्म कर सकें अपने खान। तो जो पहले हमारी डाइट्स होती थी ना, ट्रेडिशनल डाइट्स, सैलड्स होते थे, वेजिटेबल्स होती थी, मीट होता था, रोटी चावल भी होते थे, लेकिन वो खालिस गंदम और खालिस राइस। लेकिन अब वो चीज़ कट डाउन होके जो है वो अब जंक फूड पे आ गई है। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि अगर हम आउटडोर भी जाएं, किसी होटलिंग में करें, वैसे कभी दिल करता है कि जी फैमिली डिनर हो जाए कुछ, तो क्या जाके वहाँ ऑर्डर करते हैं। डॉक्टर साहब हम डाइट डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं भाई ब्राउन राइस और वाइट राइस फ़र्क है। कीनवा में मैंने देखा वाकई फ़र्क है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। जी। तो इसी तरह से ब्राउन शुगर वाइट शुगर में डिफरेंस है, और एक बेहतर है दूसरी बेहतर नहीं है, या चीनी की जगह शक्कर ले लो चाय में। इन मिथ्स को ज़रा थोड़ा सा डिकोड करें, क्या ये वाकई ही सेफ ऑप्शंस मौजूद हैं खाने में? आम का जिक्र कर लिया जी कि नहीं ठीक, हाँ, नहीं खा सकते क्या बेचारे? देखिए आम एक नेचुरल फूड है और जो है इसको फलों का बादशाह कहा जाता है, किंग ऑफ फ्रूट, और ये डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। लेकिन देखें हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी, कुछ सैक्रिफाइस, खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल असल जो है वो क्या खा सकते हैं क्या नहीं। असल चीज ये है कि आप कितना खा सकते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। ये जो क्वांटिटी है या पोर्शन कंट्रोल है, ये बेसिकली इज द की फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, और वेट मैनेजमेंट में यही की है। आप अग्री करेंगे एक स्टेटमेंट से कि पेंक्रियास से ज्यादा गट का इशू है डायबिटीज? एग्जैक्ट, गट का इशू है, वही मैं बात कर रहा ना, खाना चाहे गट पे जा रहा है तो गट का इशू तो है, डेफिनेटली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स फैटी लिवर डिजीज़, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल हर पाकिस्तानी जो है बहुत तेज़ी से इसका शिकार हो रहा है, और इस फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से जो है ना, ये होती है फैट की एक्यूमुलेशन लिवर पे। और होता क्या है कि हमारा इनटेक में ग्लूकोज जो है, यानी जो कार्ब्स हैं बहुत ज़्यादा हो गए, फास्ट फूड और ये सारी चीज़, अब वो ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है बॉडी में, तो वो कहीं तो उसने जाना है ना, तो बॉडी या लिवर टेंड्स टू चेंज इट इनटू फैट्स, और वो फैट बनता है, फैट जाके अकुमुलेट होता है लिवर पे जब फैटी लिवर एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और यंग लोगों में फैटी लिवर की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज। क्या एक डायबिटीज का पेशेंट जो है वो ब्राउन शुगर बिल्कुल भी नहीं खा सकता? वाइट शुगर तो चले ममनू है ना, मुकम्मल तौर पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे पता है जो देख रहे हैं ना डायबिटीज के पेशेंट आप खा लेते हैं, ब्राउन शुगर भी नहीं बिल्कुल ले सकते? देखिए जी, डायबिटिक पेशेंट्स में कई पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं और उनका कहना ये होता है, वो मिस अंडरस्टैंडिंग के साथ आते हैं कि जी आपने तो कहा था चीनी मना है, तो हम तो चीनी ले ही नहीं, हम तो नेचुरल शुगर ले रहे हैं, गुड़ या शक्कर। अब उससे उनकी शुगर आसमानों पे बातें कर रही होती है, HbA1c भी अनकंट्रोल चल रहा होता है। और देखा क्या, जब पूछते हैं या हिस्ट्री लेते हैं या डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि यार वो चीनी रोक के उन्हें चीनी नहीं रोकी, मीठा नहीं रोका, शक्कर ले ली और उसकी जगह गुड़ ले ली। अच्छा, इसकी वजह से व्हाट अबाउट स्टीविया? स्टीविया भी एक नेचुरल स्वीटनर है, और ये बाकी जितने प्रोसेस या आर्टिफिशियल स्वीटनर से उससे ज़्यादा बेहतर है। पेशेंट्स ये समझते हैं डायबिटीज़ के कि अगर आपने दवाई ले ली है तो उसके बाद आप जितना मर्जी मीठा, मैं चीनी नहीं कह रही, मीठा खा सकते हैं। क्या ये बात ठीक है या गलत है? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है, और ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो इंसुलिन पे हैं, किसी भी वजह से अगर उनको इंसुलिन पे जाना पड़ गया है, डॉक्टर्स ने दे दी उनको इंसुलिन, तो वो ये समझते हैं कि अब हम इंसुलिन पे आ गए हैं, अब हमें सब कुछ इजाज़त है, हम मीठा भी ले सकते हैं, हम जितनी मर्जी बदपरहेज़ी कर सकें, जो हम डाइट बताते हैं उस पर हम पाबंदी नहीं कर सकते क्योंकि हम तो इंसुलिन पे। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो डायबिटिक पेशेंट जो कि इंसुलिन या ओरल मेडिकेशन गलत है। थोड़ा सा ना इंसुलिन पे भी बात करते हैं कि इंसुलिन हल तो है मामले का, लेकिन हाई इंसुलिन लंबी ड्यूरेशन के लिए प्रॉब्लम्स भी कॉज करती है। थोड़ा सा उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता देखिए, जो टाइप 1 डायबिटिक्स है ना, उनमें तो इलाज ही इंसुलिन है ना, उसके तो अलावा इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग्स फॉर टाइप 1 डायबिटिक। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज का ताल्लुक है तो इंसुलिन देना इट्स नॉट गुड। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कीजिए। जब भी हम हेल्थ का सेगमेंट करेंगे अब तो ये बात तय हो चुकी है कि भाई एट द एंड रिजल्ट निकलेगा कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए, 99% बीमारियां जो है ना वो आपसे दूर रहेंगी, और बाकी तो अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर पता है कि कब तक ज़िंदगी रहनी है और कब मौत ने आना है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं हम और ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तालीम बुनियादी हक होती है किसी भी इंसान का। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सरकारी इदारों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर हालात हम सब जानते हैं। कुछ इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन
उस सारी हैसल से बचने के लिए पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए भेज देते हैं निजी तालीमी इदारों के अंदर, और वहाँ से शुरू होता है एक नया सिलसिला सफ़र करने का, इंग्लिश वाले सफ़र करने का। उधर हो ये रहा है कि अगर बच्चे जो हैं वो जाकर कोई कॉपी ख़रीदते हैं तो उनको मार्केट से लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मोनोग्राम मौजूद नहीं है उस स्कूल का। तो वो कॉपी जो मार्केट से 130 रुपए तक में मिल जाती है, वही कॉपी बिल्कुल सेम क्वालिटी और सेम पेजेस के साथ, वो मोनोग्राम के साथ, अंदाज़ा कीजिए कि कितने की मिलती होगी। आई थिंक ऑलमोस्ट डबल अगर ऑलमोस्ट डबल, तकरीबन 180 से 280 रुपए तक मिल जाती है। तो पहले एक पैकेज देखिए, रेहान अहमद साहब ने एक पैकेज बनाया है, वहाँ पर जाकर ताजुरों से बात किया जो स्टेशनरी बेचते हैं, पेरेंट्स से बात किया। वापस आएंगे तो इस इशू को मजीद डेलिब्रेट करेंगे और बहुत पर्टिनेंट शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। इस मकसद के लिए वो उसको सबसे पहले स्कूल और बाद में कॉलेज भेजते हैं। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पर स्कूल की इंतज़ामिया की तरफ से, खुसूसन बड़े स्कूलों की इंतज़ामिया की तरफ से उसे मजबूर किया जाता है कि वो स्कूल से कॉपियाँ, किताबें और दीगर साजो सामान ख़रीदे, जो कि बच्चे के वालिदैन को महंगा पड़ता है। मेरे हाथ में इस वक्त दो तरह की कॉपियाँ मौजूद हैं। एक है मोनोग्राम वाली कॉपी, जिसे स्कूल या कॉलेज की इंतज़ामिया की तरफ से फोर्स किया जाता है वालिदैन को कि वो ख़रीदें, जबकि ये एक आम कॉपी है जो दुकान पर निस्बतन कम पैसों में मिल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल की तरफ से ये वाली कॉपी ख़रीदने की इजाज़त नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या इस वाली कॉपी से तालीम हासिल करने वाला बच्चा दुनिया में बड़ा इंसान नहीं बन सकता? आइए चलकर बात करते हैं वालिदैन से और दुकानदार से। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि स्कूल्स के बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि यूनिफॉर्मिटी हो, कि सब बच्चों के पास एक जैसी बुक्स हो, किसी की अच्छी ना हो, किसी की लो ना हो, किसी की हाई ना हो। तो अगर आप यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो देन यू हैव टू लुक इनटू द बजट। आप बजट ऐसा पेरेंट्स को दें कि पेरेंट्स भी ईजी हो। उसी तरह की सब कॉपीज़ होती है, कोई डिफरेंस तो नहीं है, बस प्राइसेस का डिफरेंस है। तो इसलिए हमें कॉपीज़ की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए पेरेंट्स को। स्कूल में मैंने एक बार बात की थी प्रिंसिपल के साथ, उन्होंने कहा ये कंपल्शन है स्कूल की तरफ से, हम कुछ कर नहीं सकते। मुझे कभी कोई पॉजिटिव मिला नहीं था। सब ने कहा कि हमारे ऊपर से है। जब मैंने ऊपर बात की तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर से, मतलब यही ऑर्डर्स हैं। तो इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया इसकी। बस्ते से कामयाबी नहीं मिलती, ना ही पार्कर के पेन से कामयाबी मिलेगी। कामयाबी आपको मिलेगी कि जो आप सीखेंगे, जो आप समझेंगे, और सिखाने वाले उस्ताद हैं उनका तो बहुत बड़ा रुतबा और मुकाम है। आप बच्चों को इतना अच्छा तालीम दें, इतना अच्छा बनाएं कि वो आपके स्कूल का मोनोग्राम बने, कि जब बच्चों से पूछा जाए कि आप इस ओहदे पे पहुंचे हैं तो आप कहाँ पढ़े थे, फिर आप बताएं जी हम फ़लाँ स्कूल में पढ़े थे, वो आपका मोनोग्राम होगा। सर ये बताइए, जो कॉपी आपकी दुकान पे मिलती है या आम दुकानों पे मिलती है, जो आम पेपर पे छपी हुई होती है, क्या उससे तालीम हासिल करके कोई इंसान, कोई बच्चा जो है दुनिया में बड़ा इंसान नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता। एक वक्त ऐसा भी था कि जो लोग बड़े हैं इस वक्त, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, तो ये वहीं से पढ़े हुए हैं, आम कागज़ की कापी पे पढ़े हुए हैं। इशू ये है कि जो बड़े बड़े कुछ स्कूल ऐसे हैं जो ख़ुद कापियाँ तैयार करते हैं, ख़ुद बुक्स तैयार करते हैं, और वो ख़ुद सेट पूरा प्रोवाइड स्कूल से ही कर देते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को। तो उसका हमें नहीं पता होता कि उनकी प्राइस क्या है। लेकिन दुकानों पे कंपटीशन की वजह से जो दुकान पे कापी होती है वो सस्ती होती है। कभी कभी हम 15%, 10% उसमें डिस्काउंट भी कर देते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि स्कूल का काम है पढ़ाना, स्कूल का काम किताबें बेचना नहीं है। किताबें बेचना किसी दुकानदार का काम है। किसी दुकानदार का हक नहीं मारा जाना चाहिए। महंगाई के इस दौर में कि जब दुकान पर एक आम कॉपी 170 रुपए से 190 रुपए के दरमियान दस्तयाब है और मेयारी कागज से तैयार होने वाली कॉपी 240 रुपए में मिलती है, एक बच्चे की किताबों और कॉपियों पर वालिदैन के हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में वो खानदान जिनके 2 या 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए ये अखराजात और भी मुश्किल हो जाते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि बच्चे की 1500 रुपए में तैयार होने वाली यूनिफॉर्म भी मोनोग्राम लगने के बाद 3000 रुपए तक पहुंच जाती है।
सवाल यह है कि तालीम का मकसद बच्चों की काबिलियत में इजाफा करना है या उनके वालिदैन पर इजाफी बोझ डालना। कोशिश ये होनी चाहिए स्कूलों की इंतज़ामिया की तरफ से कि इस तालीम के इस प्रोसेस को आसान किया जाए, सहूलत दी जाए ताकि सब मिलकर आगे बढ़ सकें। कैमरामैन अदील अब्बासी के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। जी, तो आपने देखा ये पैकेज के जहाँ पे 140 से 130 रुपए की कॉपी, सेम पेज क्वालिटी, सेम वेट पेज का वेट, और आपको मोनोग्राम के साथ वो 200 से ऊपर की मिल रही है। अब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे इसके अंदर नज़र आता है वो ये है कि अगर मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, तो मैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग अपनी जेब से करूँगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के जो माँ बाप हैं उनकी जेब के खर्चे से मार्केटिंग करवाई जा रही है, क्योंकि स्कूल्स का मौक़िफ़ ये है कि हमारे स्कूल की शनाख्त और मयार की मेंटेनेंस और यकसानियत रखने के लिए कि भाई किसी के पास महंगा सस्ता रजिस्टर ना हो। मुझे तो लग रहा है महंगा सस्ता, महंगा जो है वो नज़र आ रहा है, सस्ता तो नज़र नहीं आता। बहरहाल इट इज़ अनफेयर इन माई ओपिनियन कि आप अपनी मार्केटिंग का खर्चा पेरेंट्स के ऊपर डाल दें। हमारे साथ इस वक्त ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फेडरेशन के सदर मौजूद हैं, काशिफ मिर्ज़ा साहब। इनसे करते हैं हम बात इस बारे में। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। एंड सर, हमें एक इशू जो अब नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर उठता हुआ, ये नई बहस, इसके बारे में कुछ डिलिबरेट करें कि क्यों है और किस वजह से ये किया जा रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी जो ज़बरदस्ती कोई चीज़ की जाएगी, चाहे वो तालीमी अदारे की तरफ से हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, वो इलीगल है। और इस हवाले से लॉज आर वेरी क्लियर। इसमें जो SOPs हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से भी, इसमें कैटेगोरिकली ये क्लियर है कि कोई भी स्कूल जो है वो मैंडेटरी नहीं कर सकता कि यहीं से ख़रीदी जाए। ऑप्शंस आर देयर, बहुत सी जगह हैं, आप मार्केट से ले सकते हैं जो अवेलेबल है। कानून क्या कहता है, अगर कोई स्कूल इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? एंड पेरेंट्स कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं अगर वाकई में उनके स्कूल्स के अंदर, क्योंकि अक्सर हम सुन रहे होते हैं कि भाई स्कूल के अंदर वो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चा कहता है, पेयर प्रेशर भी होता है, टीचर्स प्रेशर डालते हैं कि आपने यही वाली कॉपीज़ या स्टेशनरी या फिर इवन यूनिफॉर्म लेना है। देखिए, अब तो बेशुमार ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे, और आपकी मीडिया की सपोर्ट के साथ तो बहुत सी अवेयरनेस आ चुकी है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, आप वहाँ जा सकते हैं। आप इसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसमें तो खैर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि कोई, अगर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की हमने बारहा इसके कंप्लेंट के हवाले से अपना ईमेल ID भी दिया हुआ है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या वाकई ही वो जो कंप्लेंट है वो जेन्युइन है। अगर मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, तो अपने बिजनेस की मार्केटिंग का खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन अगर मैं स्कूल ओनर हूँ, प्राइवेट स्कूल है मेरा, तो मैं उसको कह रहा हूँ, जवाज़ बना रहा हूँ कि मेरे स्कूल का मयार और उसकी मार्केटिंग और उसका नाम जो है सोसाइटी में चले और पहचाना जाए और वो शनाख्त बनी रहे कि ये स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ता है। उसका बोझ मैं स्टूडेंट पे और उसके पेरेंट्स के वॉलेट पे डाल रहा हूँ। कितनी अनफेयर बात कंसिडर करते हैं आप इस चीज़ को कि अपनी आउटसोर्स कर दी मार्केटिंग स्टूडेंट्स को? देखिए, कहीं भी कोई भी एक्सप्लॉयटेशन है, किसी भी एंड पे है, चाहे स्कूल के एंड पे हो, चाहे टीचर या पेरेंट्स के एंड पे हो। मैं तो पहले ही आपके कई मरतबा इस प्रोग्राम में हम ये क्लियर भी कर चुके हैं, एक्सप्लॉयटेशन एट एनी लेवल कोई भी कर रहा है वो गलत है। अभी आपके प्रोग्राम में लास्ट भी डिस्कशन जब हुई थी, आपको पता है कि स्टेशनरी आइटम्स तो वैसे ही जो थी पहले, आज से 2-3 बजट्स पहले चले जाएँ तो उस पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर 10% हुआ, इस दफ़ा उस पर मज़ीद 8% इजाफा किया, तो 18% जो है वो एक तो ये बढ़ गया। अच्छा, होता क्या है, जब पेरेंट्स तक ये बात कम्युनिकेशन थ्रू स्कूल होती है तो उसका नतीजा ये होता है कि पेरेंट्स को इन चीज़ों का उस तरह से जो है उनकी क्लैरिटी। काशिफ साहब, ये जो स्टेशनरी आइटम्स हैं इनके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया इस मरतबा, तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में गवर्नमेंट्स की तरफ से, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट हमारे साथ मौजूद थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात थी, वाज वेरी क्लियर कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया स्टेशनरी के ऊपर, खुद साख्ता बढ़ाए जा रहे हैं पैसे। फेडरल टैक्स जो है 18% हुआ है, जो कि पहले 10% था। बट एनीवे, ये तो इन्फ्लेशन भी अगर आप उसको देखते हैं, टैक्सेशन इनके ऊपर है, तो इस पे तो हम भी खासा हमने इस पे आवाज़ बुलंद की थी कि किसी किस्म की एजुकेशन के ऊपर टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, और अल्टीमेटली वो जो बर्डन है वो शिफ्ट हो रहा होता है पेरेंट्स की तरफ। बहरहाल, जो आपका मेन पॉइंट है, कोई भी अगर कोई स्कूल अपने मोनोग्राम के साथ अगर वो लगाता है और मोनो लगा के उसके रेट बढ़ाता है, मोनोग्राम लगा लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे अगर रेट जो है वो
अनजस्टिफाई होता है तो यकीनन वो एक न सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि उसके ऊपर फौरी तौर पे जो है काशिफ साहब ये बताइए, ठीक है, आपने कहा कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन जो है उसको भी ईमेल लिखी जा सकती है शिकायत के लिए अगर किसी भी पेरेंट को हो तो आपके पास, अच्छा सवाल ले लीजिए ना, आपके पास आती हैं इस तरह की कंप्लेंट्स और जब आती हैं तो अभी तक आपने कोई एक्शन किया है? ये बहुत थोड़ी सी है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं वो बहुत थोड़ी हैं। उसकी वजह फिर शायद ये है कि पेरेंट्स या जो भी है वो फ्रंट पे शायद उस तरह से आना नहीं चाहता, अगर वो आता भी है तो वो फिर उसको जो है वो एक ऐसी क्लैरिटी उसमें नहीं होती, कोई एविडेंस उसके साथ नहीं होता, तो वो हेर से किस्म की एक होती है। तो लेकिन बहरहाल जो प्रॉपर होती है स्कूल को रेफर तो इन्वेस्टिगेट करते हैं, चाहे हेर से हो या बहुत कम तादाद में हो कंप्लेंट्स, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं? कोई ऐसी टीम डेडिकेट करते हैं कि जाके इन्वेस्टिगेट किया जाए? ना सिर्फ फैसला किया बल्कि रिजॉल्व भी कराई, और उसमें खासा पॉजिटिव रिस्पांस जो है पेरेंट्स की तरफ से भी और जो स्कूल्स वाले हैं उनकी दोनों की तरफ से मिला है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि बच्चों को शेम भी किया जाता है। अगर बच्चे या बच्चा का पेरेंट फोकस करे कि नहीं हम बाहर से कॉपीज लेंगे तो बच्चों को शेम भी किया जाता है ना, तो वो जो तरबियत के लिए गया है, सीखने के लिए गया है, तो बच्चे तो अजीब किस्म के कॉम्प्लेक्सेस में पड़ जाते हैं। नहीं, शेम की हद तक तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस किस्म की कोई चीज होती है। नो डाउट ये डिस्कशन जरूर होती है, लेकिन हाँ ये देखिए ना, आप हर चीज को हम अंडर द कार्पेट तो नहीं कर सकते। जिस बच्चे के ऊपर गुजर रही है वो अपने पेरेंट्स को आकर बता रहा है। मैं आपको अपनी फैमिली से 2-3 एग्जांपल्स कोट कर सकती हूँ एंड आई कैन सी कि उनकी पर्सनालिटी के ऊपर इसका क्या असर होता है काशिफ साहब, क्योंकि ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे वहाँ पर जाकर सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, वो टीचर्स के कंडक्ट से भी सीखते हैं, पीयर प्रेशर से भी सीखते हैं, उनके दोस्त जो हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये पूरा माहौल होता है। ये इंपॉर्टेंट ही ये चीज है कि हम कैसे अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करें, और ऐसे जो है वैल्यूज और एथिक्स जो है वो पेरेंट्स की साइड पे, टीचर्स की साइड पे, स्कूल की साइड पे, और बच्चे के लिए सबसे जो वो फोकस तो हमारा बच्चा है उस इस तरह से किया जाए कि वो इंटरनेशनल एकेडमिक्स के भी अंदर कम्पीट कर सके और वो अपनी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसको भी बेहतर कर सकते हैं। आज हम तालीम के हवाले से तो बात करते हैं, तरबियत के हवाले से नहीं करते, तो ये इंपॉर्टेंट है। बुनियादें जब तक ठीक नहीं होंगी ना, आप इन चीज़ों की तरफ नहीं जा सकते। सबसे पहले तो आपको नेसेसिटीज़ के ऊपर फोकस करना है ना, बच्चे की रसाई ही नहीं हो पाएगी तालीम में, अच्छी तालीम की तरफ, तो डेफिनेटली फिर ये जो तरबियत का मामला है या फिर स्कूलों के अंदर जाकर सीखने का मामला है, ये तो फिर आगे चला जाता है ना। एंड आई अंडरस्टैंड 8 से 10 मिनट के सेगमेंट के अंदर ना इतने बड़े इश्यूज को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, बट एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन जो है ना उसको इनिशिएट किया जा सकता है ताकि समझा जा सके। ठीक है, आप अपना स्कूल चलाइए, आप अपना बिजनेस चलाइए, लेकिन एट द सेम टाइम आप पेरेंट्स को भी देखिए ना कि वो बेचारे अपना पेट काट कर बच्चों को भेज रहे होते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ पर इस तरह का सलूक किया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो आप गौर करें 207,000 प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 2 करोड़ 80 लाख बच्चा पढ़ रहा है, तो पेरेंट का इत्मीनान है। तो ये आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है शिकायत है, कंप्लेंट्स आर देयर, लेकिन इवन देन सैटिस्फैक्शन इज आल्सो देयर। चलें, अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसा आप कह रहे हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। काशिफ मिर्जा साहब हमारे मौजूद थे। जब जब ये इश्यूज उठते रहेंगे हम इन पर बात करते रहेंगे, काशिफ साहब को बुलाते रहेंगे और उनसे जानते रहेंगे कि भाई ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन जो है वो क्या कर रही है इस सिलसिले में। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा रिलायंस रखते हैं वो होती है किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट। हमारी एक्सपोर्ट राइट नाउ कहाँ पर स्टैंड करती है? लग ऐसा रहा है कि ओवर द ईयर्स या ओवर द मंथ्स कम होती जा रही है। कुछ ताज़ा डेटा हमारे पास आया और वो ये कहता है कि अप्रैल में मुल्क का जो तिजारती खसारा है वो $4 अरब से तजावुज़ कर चुका है, यानी कि हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं ना वो कम है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में ये बहुत नुमाया इजाफा है। कुछ आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि इस दौरान बरामदात में बेहतरी ज़रूर देखी गई है, लेकिन बेहतरी के बावजूद खसारा अब भी बरकरार है। खसारा अब भी बरकरार है। अब ये जो ट्रेड के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिस्पैरिटी आ रही है, यहाँ पे हमारे पास एक तरफ ग्रो नहीं कर रही एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट का हमारा जो मसला है वो अपनी जगह बरकरार है। बरामदात $2.48 अरब तक पहुँच गई, ताहम
इसी अरसे में दरामदात जो है वो बढ़कर 6.55 अरब डॉलर हो गई, जिसने तिजारती खसारे को मज़ीद वसी कर दिया। इस इशू को, इस खसारे को एड्रेस करने के लिए और इसको किस तरह से फ़िक्स किया जा सकता है, या अगर फ़िक्स नहीं भी किया जा सकता तो इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग पालने के लिए कि वो क्या है और मसला कहाँ से पनप रहा है। बिकॉज हम एक दुनिया के उस साइड पे रहते हैं कि जहाँ पे एक तरफ हमें जारी बात है हॉस्टाइल बॉर्डर्स और दूसरी तरफ से सिक्योरिटी के खदशे आते हैं, फिर मिडल ईस्ट की वॉर भी आ गई। गवर्नमेंट के पास प्लान क्या है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का? पाकिस्तान मैप के ऊपर, दुनिया के मैप के ऊपर एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कमा सकता है, बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है। तो फिर क्या पॉलिसी का मसला है, अहलियत का मसला है, नीयत का मसला है, पॉलिसी ना होने का मसला है? ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कॉमर्स हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, उनसे जानते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। आप? बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ती हैं डॉक्टर साहब? मैं सादा सा लफ्ज़ों में, ताकि आवाम नाजरीन को भी इस बात की समझ आ जाए, जो आपके दूर के कंट्रीज़ होते हैं उनमें आपको जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो उसकी आपकी जो एक्सपोर्ट है वो नज़दीक के कंट्रीज़ को ज़्यादा जो है वो आसान होती है। आप देखें ना, इंडिया के साथ हमारी जब कश्मीर का मसला आया तो वो एक्सपोर्ट बंद हो गई। उसके बाद अफ़गानिस्तान की भी हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई। अफ़गानिस्तान में हमारी अच्छी खासी एक्सपोर्ट थी और उसका अफ़गानिस्तान का हमें ये फ़ायदा था कि इससे आगे हम अपने दूसरे ममालिक को भी जो हैं उनको अपना एक्सपोर्ट, जो आप किर्गिस्तान है या ये सारे इस एरिया को, रशियन स्टेट्स को भी जाती थी। फिर आ गया ईरान के पे सेंक्शंस थी, तो इस तरीके से लोगों को जो अब ट्रांसपोर्ट जो थी हमारे एक्सपोर्टर को, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा पड़े और उससे एक तो ये एक्सपोर्ट कम हो गई। ठीक है। दूसरा हमारा एक राइस का मसला था। एग्रीकल्चर में अगर हम चले जाएं तो राइस का जो है हमारा असल में ज़रिए जनास में ये आ रहा है कि जो इंडिया है वो हमारा सबसे मेन कंपटीटर है जी। अब जहाँ पे हम एक चीज़ सपोज हम 100 रुपए की बेचते हैं, वो कहते हैं हमारे से 80 की ले लो। हाँ जी, वहाँ उनकी प्रोडक्शन हमारे से ज़्यादा है। इसको भी हमने कम्पीट करना है। देखिए डॉक्टर साहब, जीएसपी प्लस स्टेटस भी मौजूद है कि पाकिस्तान अपनी जो बरामदात है वो यूरोप के अंदर जाकर नहीं, उसमें हमारा अच्छा जा रहा है। हमारा अमेरिका में अच्छी, सबसे ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट जाए अमेरिका को। ठीक है। अच्छा, मैं जीएसपी प्लस स्टेटस तो वैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि क्या वाहिद जो एक चैलेंज या रुकावट है हमारी एक्सपोर्ट्स के कम होने में वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बढ़ना है? ये तो एक फैक्टर है। हम वो मार्केट्स क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं? ये तो अभी मैंने बात शुरू की है कि ये एक फैक्टर है। एक फैक्टर है हमारे हमसाओं का और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का। आगे देखिए, हमारी जो एनर्जी कास्ट है ये हमारी सबसे ये ज़्यादा है, ठीक है, नेबरिंग कंट्री से। तो देखें आज यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो भी डिक्लाइन में गया। हमारी वहाँ पे इंडस्ट्री उस लिहाज से जो देखें ना, एक्सपोर्ट तो वो चीज़ होनी है जो हमने बनानी है। अगर हम एक चीज़ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहे तो हम उसमें एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो इसके अंदर मैं जानना चाह रही हूँ कसूर किसका है? हमारे पास मैन पावर भी मौजूद है। नहीं देखिए, मैं इसमें किसी एक हुकूमत को नहीं कहूँगा। मैं तो बड़ा ओपन सा हूँ। मैं किसी नून या तो फिर आप नून की गवर्नमेंट को नहीं बुरा कहेंगे? नहीं, मैं उनको भी नहीं कहूँगा, पिछले को भी। देखें, हुआ ये कि ये एक सीक्वेंस चला कि जिसमें हमारी एनर्जी कास्ट जो है ना ये बढ़ती गई और उसमें हमारी इंडस्ट्री जो है वो यकीनन मुतासर हुई, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसको कोई, मैं इसको ट्विस्ट भी करूं तो तमाम जो है लोग इसको जानते हैं। तो इसमें मैं, क्योंकि ये जनरल फैक्टर्स हैं, उसमें कौन जिम्मेदार है ये इससे आगे की बात है। इसमें दूसरा आगे हमारी एनर्जी कास्ट आ जाए। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारे जो ट्रेडर्स था या जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने भी अपने उन SOPs को या उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया। हमारे जो चैम्बर्स थे उनका भी वो रोल नहीं रहा। क्या सॉल्यूशन है मुस्लिम लीग नून के पास? हमने इस बजट के अंदर क्या बेहतर किया इसका देखे ना, 1 by 1 है, 1 by 1 हम जाते हैं। हमने जो ताजर था उस पर एक टैक्स लगा हुआ था, एक्सपोर्ट टैक्स लगा हुआ था, जो उसको ADF कहते हैं, वो उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है। इसके बाद हमने उसके बाद
एक्सपोर्टर इंपोर्टर का एक इशू था कि जो FBR तंग करता था, तो उसको हमने अब ऐसा सिस्टम का उसको फेसलेस कर दिया है। ठीक है। तो देखें कोई चीज़ वो रॉ मटेरियल मंगाता है, कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है या जो कस्टम वाला जो उसका पहलू था उसको हमने फेसलेस कर दिया है। अब उसके असेसमेंट जो है वो यानी कि कस्टम के लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मैनुअल नहीं होगी, मैनुअल नहीं, ऑटोमेट कर दिया, उसकी डिजिटाइज कर दिया, ह्यूमन फैक्टर बीच में से निकाल ये इसमें निकाल दिया ताकि वो करप्शन का जो पहलू है ये भी कम हुआ। अच्छा उसके जी जी डॉक्टर साहब, मैं बड़े गौर से आपकी सारी बात मैंने सुनी है। जिस तरह से आप पॉइंट्स लेबल कर रहे हैं बिल्कुल ठीक पॉइंट्स हैं सारे। मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी, फिर उसके बाद जो हमारे टैक्सेशन प्रॉब्लम्स थे, और फिर उसके बाद हमारी जो डिस्टेंस और एक ट्रैवलिंग कॉस्ट आ जाती है आपकी, वो सारी चीज़ आपका प्रोडक्ट महंगा कर देती है, दुनिया में कंपेटिटिव प्राइसेस नहीं होती। पॉइंट टेकन। अच्छा, जो आपके इंपोर्टर्स हैं और जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं, आपका दोनों कम्युनिटीज़ के साथ उठना बैठना होता है। बिल्कुल नहीं उठना नहीं, दोनों हमारे उसमें हमारे अपने ही हैं, हमारे कामरस में ही है। जी जी। तो अब इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के जब आप मसाइल सुन रहे होते हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों इंपोर्ट मिशन ज़्यादा कंफर्टेबल है? जो आयशा ने क्वेश्चन पूछा था उसके रूट पे मैं पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि आप उस क्वेश्चन के बाहर से होते थे ना तो कहीं और चले गए। नहीं। मुझे आप बताएंगे कि जो इंपोर्टर है उसके लिए बिजनेस कंफर्टेबल क्यों है, जो एक्सपोर्टर है उसके लिए बिजनेस डिफिकल्ट क्यों? नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, हमने हमेशा एक्सपोर्ट को इनकरेज किया है हमारी हुकूमत। वो तो डेफिनेटली हमने इंपोर्ट को बाई चांस ऐसा, आप देखें, आप 2 वार से गुजरे हैं, एक अभी आप इंडिया पाकिस्तान वार से गुजरे हैं। बिल्कुल। देखिए ये आप बेशक कहें या ना कहें, ये एक मुश्किल मरहले होते हैं बिल्कुल हुकूमतों के लिए, उसको मैनेज करना। ये सारी चीज़ें कोई मीडिया पे तो नहीं आती। आप देखें, आपसे कितना बड़ा मुल्क था, अल्लाह ताला ने आपको फतह दी। इसके बाद इंटरनेशनली सारे इश्यूज आए। अब देखें, अगर आपका पहले दुबई जाता था तो दुबई ईरान अपनी बम्बिंग कर रहा है तो दुबई की मार्केट भी क्रैश हुई, मिडल ईस्ट की सारी हुई। उसके बाद वो वाला भी आपका चैप्टर जहां आपका मिडल ईस्ट में आपकी बरामदात जा रही थी या आपके एक्सपोर्ट हो रही थी, वो भी फर्क पड़ा। इस तरीके से देखें पूरी दुनिया मुतासर हुई। जो आप ये कह रहे हैं ना कि $4 अरब जो है वो डिक्लाइन आया, तो इसके जो इंटरनेशनल मार्केट पे जो असरात हुए, अल्लाह ताला के फजलो करम से 2-3 चीज़ें थी। एक था हमारा, देखें हमने अपने फतवात, हमारी अल्लाह ताला ने कितने अरसे बाद पाकिस्तान जो है वो एक इस अंदाज से पाकिस्तान ग्रो हुआ। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको फतह दी कि देखें आप सफारती अंदाज में आपने पूरी दुनिया को लीड किया। थैंक यू सो मच, स्पोकन लाइक अ ट्रू पॉलिटिशियन डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और ये क्लियर पिक्चर हमारे सामने रखने के लिए। भाई बहुत ज़रूरी है सवाल करना, बार बार पूछना कि भाई अगर ये पॉलिसी बनाई जा रही है तो क्यों बनाई जा रही है, इससे फ़ायदा क्या होगा, सो दैट हम कल को ना एहतसाब भी कर सकें अपने तौर पर और उसकी बेस पर हम वोट कर सकें कि भाई आपने वादे किए थे, पूरे नहीं किए, अब हम आपको वोट नहीं देंगे। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। हाय जी, वेलकम बैक। और हम बात करेंगे आपकी स्किन और एस्थेटिक अपीयरेंस की। क्यों? क्योंकि आपके साल कम किए जा सकते हैं। जी हाँ, साइंस इस जगह पे पहुंच चुकी है। जिंदगी के साल नहीं जी, आपकी स्किन के ऊपर जो असरात आते हैं ना उम्र के, उसके साल कम किए जा सकते हैं। स्किन की जो केयर है और स्किन की जो ब्यूटी है उसको बरकरार रखना और आपके फेशियल फीचर्स को यंग रखना, यूथफुल रखना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर। और कई ऐसे शोबे हैं कि जिनके अंदर जरूरी भी है। अब इसके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते थे, प्लास्टिक सर्जरी किसी जमाने में बड़ी फेमस थी, लेकिन पुरानी टेक हो चुकी है प्लास्टिक सर्जरी। अब नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स का ज़माना है और कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो बगैर बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस या प्रोसीजर्स किए आपकी स्किन को बहुत अच्छा रख सकती हैं, आपके फेशियल फीचर्स और एस्थेटिक अपीयरेंस को भी बहुत खूबसूरत रख सकती हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं वो क्या हैं और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या हैं और रूटीन क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, ये करेंगे। इसके साथ साथ पहले सर्जिकल प्रोसीजर्स हुआ करते थे एंटी एजिंग के लिए, अब नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स भी आ चुके हैं। यानी कि अब आपको अंडर द नाइफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी स्किन फर्म लगे तो कोई बहुत बड़ा ऑपरेट करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं। अब वो कौन कौन से हैं उसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुभान यासीन साहब, जो कि एस्थेटिक
फिजिशियन हैं उनसे हम जानेंगे कि भाई ये जो अब तब्दीली आई है टेक्नोलॉजी के अंदर, स्पेशली स्किन केयर में, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर सुबान। सबसे पहले सर्जिकल जो थे वो तो हम जानते हैं कौन कौन से थे, नॉन इन्वेजिव बताइएगा कौन कौन से हैं और दोनों के डाउन टाइम में ख़ास तौर पर कितना कोई फ़र्क होता है। अच्छा, हमने स्टार्ट ही डाउन टाइम से किया और वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल, तो डेफिनेटली जब आपकी स्किन ओपन होती है उसका डाउन टाइम और बगैर ओपन किए जो प्रोसीजर हो रहा है उसका डाउन टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हमारे ऐसे होते हैं जिनमें स्वेलिंग डाउन टाइम का एक हिस्सा है, वो 6 महीने तक रहती है और इसीलिए हम उसको रीडू करने के लिए 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर तक का भी गैप लेते हैं। और जहाँ तक हम नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स की बात करें तो उसमें अगर कोई एक्सट्रीम नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है उसका भी डाउन टाइम 7 to 10 डेज़ है और मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स जो हैं वो हम उनको बोलते हैं कि ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर्स, कि आपने अपनी ब्रेक में करवाया एंड यू कैन रिज्यूम योर रूटीन, आपको कोई आईवी एंटीबायोटिक्स पे नहीं रहना आपको, क्योंकि जब हम डाउन टाइम की बात करें तो सर्जिकल में ये भी आता है कि हॉस्पिटल स्टे है, आपने जनरल एनेस्थीसिया ली है, आपको बेहोशी की दवाई दी गई है जिसकी वजह से नाउ यू हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर पर्टिकुलर आवर्स, वो नहीं है आपका। आप अपने ऑफिस ब्रेक में जाके प्रोसीजर करवा के यू कैन गेट बैक टू योर रूटीन। डेफिनेटली यू नीड सम केयर एंड सम स्टेप्स टू फॉलो। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट पे ये डिस्कस करना कि रिजल्ट्स किसके बेहतर हैं, बिकॉज हम लोग नॉन इन्वेसिव कहते हैं लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, सर आई थिंक बिगर प्रोसीजर्स उनके रिजल्ट्स फर्क हैं स्मॉलर प्रोसीजर्स। बट पहले ये तो बता दें हैं कौन कौन से नॉन इन्वेजिव, जरा कौन कौन से ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वो बताएं जरा। प्रोसीजर्स की बात करूं तो हमारे पास जो कुछ EBDs जिसे हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं उसमें आपका हाइफू इज़ वन ऑफ द प्रोसीजर विच इज़ फॉर कोलाजन इंडक्शन और स्किन टाइटनिंग। फिर उसमें आपका मॉर्फियस है, मॉर्फियस इज़ अ प्रोसीजर जिसमें RF माइक्रो निडलिंग इन्वॉल्व होती है, वो आपकी स्किन रीजनोवेशन के साथ साथ आपकी स्किन लिफ्टिंग में भी हेल्प करता है फाइन लाइंस में। और अगर हम थोड़ा सा हाई एडवांस नॉन इन्वेजिव लिफ्टिंग प्रोसीजर की बात करें विच इज़ नॉट सर्जिकल, then threads. Okay. अब threads are the procedure where we use a small needle, the cannula needles, और उसकी मदद से हम स्किन के अंदर threads को insert करते हैं। absorbable threads होती हैं, वो आपकी स्किन को immediately। अच्छा डॉक्टर सुबान, लेकिन मैं एक बात कहूँ, ये मेरे दिल की बात है कि डर भी लगता है कि खुदा ना खास्ता चेहरे को कुछ हो ना जाए ना, स्पेशली अगर इसके रिजल्ट्स जो हैं ना वो बहुत लंबे अरसे के लिए हों या परमानेंट हो तो फिर आपको डर भी लगता है। और ऐसे प्रोसीजरल सेफ्टी पे भी थोड़ी सी लाइट तो डालिएगा। इस चीज़ के ऊपर कैसे फिर आप इसको टैकल करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं जो इस डर के साथ आए कि मेरे चेहरे को कुछ हो ना जाए? We do use local anesthesia जब हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं। फिर जैसे हमने बात की मॉर्फियस या हाइफू, दे आर नॉट पेनफुल। स्पेसिफिकली हाइफू तो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। मॉर्फियस में हम टॉपिकल नमिंग क्रीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं इन अ वेरी हाई स्ट्रेंथ, जो कि इम्पोर्ट प्रोडक्ट है, हम वो यूज़ करते हैं। टू देखिए, पहला जो एक डर होता है पेशेंट का, जिस तरह आपने भी पहला सवाल ही पूछा, पेन कितना, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, और लोग सर्जरी की तरफ भी नहीं जाते कि पेन, और फिर बाद में जब आफ्टर द प्रोसीजर पेन, तो उन चीज़ों को हमारी पहली कोशिश ये है बीइंग अ नॉन सर्जिकल एक्सपर्ट के पेशेंट कंफर्ट लेवल, के पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल ड्यूरिंग द प्रोसीजर, आफ्टर द प्रोसीजर एंड इवन बिफोर द प्रोसीजर। तो देखने में डेफिनेटली आपको एक 100 mm की नीडल अगर फेस में जो गुजरते हुए नजर आ रही है तो वो एक काबिल गौर बात है कि वो आपको पेनफुल लगता है, बट पेशेंट कंप्लीटली, इफ यू गो टू द वीडियोस आप देखेंगे कि पेशेंट विदाउट एक्सप्रेशन लेटे होते हैं। आयशा, अगर स्ट्रिंग्स डाल लिए स्किन के अंदर और स्नैच कर लिया फेस, ठीक है, मतलब आप कुछ कह ले, डॉक्टर साहब कुछ कह ले, ये मेरा डर खौफ खत्म नहीं हो सकता है नीडल्स का, वो भी फेस में। नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव कितने साल कम हो सकते हैं, कितना एज जो है वो जा सकता है? क्या ये सच है कि मतलब आप 10-20 years आप उतार सकते हैं किसी के चेहरे से? It's possible even 20 years. With non-invasive? With non-invasive. Oh, wow. I have such result. I show you off camera क्योंकि patient don't allow us to keep. We have to keep the privacy. देखिए, अभी when we were talking about the downtime and the procedure choice, तो एक चीज़ जो मेरे माइंड में आई कि patient comes to you, हमेशा देर कर देता हूँ। ओह वाह, अच्छा। That is what I always say. तभी ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट आके बोलता है, अब इफ़ यू आर एडवाइजिंग समथिंग अ प्रोसीजर, और पेशेंट आगे से जवाब, डॉक्टर साहब ये जल्दी नहीं है, तो मैं कहता हूँ ऑलरेडी देर कर दिया आपने, क्योंकि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो आप देर आ चुके हैं। हम हमारी स्किन में 2 किस्म की एजिंग है, एक आपका स्किन सैग कर रही है और एक सिंक कर रही है।
मतलब कि आपका वॉल्यूम लॉस हो रहा है। तो जब वॉल्यूम लॉस हो रहा है तो देन आई नीड टू रिप्लेस दैट वॉल्यूम ऑल्सो, आई एम नॉट ओनली गोइंग टू लिफ्ट द स्किन। तो अब जब आप पेशेंट के वॉल्यूम भी एड्रेस कर रहे हैं, आप उसके रिंकल्स भी एड्रेस कर रहे हैं, आप उसकी सैगी स्किन को भी एड्रेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर टेकिंग योर पेशेंट्स 15 to 20 years back with non-invasive without downtime। फिर वही बात आती है कि इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोसीजर्स और जो पेशेंट टू पेशेंट हम प्लान करते हैं अपने पेशेंट का एज पर द एक्सपर्टीज़। और मेरी एक आदत है कि इफ़ आई थिंक कि आपको प्रोसीजर ए नहीं प्रोसीजर बी सूट करता है एंड आई डोंट परफॉर्म दैट प्रोसीजर, आई विल नॉट रिकमेंड यू प्रोसीजर सी। I will recommend you another doctor to go there and take the expertise and go for that procedure which is helpful for you, not because कि मेरे पास available नहीं है तो मैं नहीं वही करूँ। तो सुभान, अगर कोई खातून या इवन कोई मर्द भी है जो करवाना चाहता है एंटी एजिंग का ट्रीटमेंट, उसकी उम्र ज़्यादा है, उसकी स्किन जो है ना वो एज कर चुकी है, तो उसके लिए बेहतर क्या रहेगा, सर्जिकल की तरफ जाना या फिर नॉन सर्जिकल की तरफ जाना? अच्छा, एज फैक्टर जो है अक्सर लोग ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज फॉर दिस प्रोसीजर। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम नॉट ट्रीटिंग योर बर्थ सर्टिफिकेट, आई एम ट्रीटिंग यू। सो अगर आपको 30 की एज में इतनी एडवांस एजिंग हो चुकी है कि आपको इन्वेसिव प्रोसीजर की ज़रूरत है, तो फिर हम एज नहीं देखेंगे। सो देयर इज़ नो एज ब्रैकेट टू बी ऑनेस्ट फॉर एंटी एजिंग और नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट प्रोसीजर्स। तो उसमें एज मैटर नहीं करती, लेकिन डेफिनेटली आप जितना अपने प्रोसेस को डिले करेंगे, सेम गोज़ टू द जनरल मेडिसिन कि आप किसी बीमारी को जितना डिले करेंगे उतना इलाज उसका मुश्किल होगा। तो इसी तरह फेस एजिंग में भी जितनी एजिंग आपकी एडवांस होगी उतना आपके फिर नॉन सर्जिकल से रिजल्ट्स जो हैं वो आपके डेफिनेटली उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो एज अर्ली एज यू गो फॉर द प्रोसीजर्स, अब आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर 30 की एज में आपको भी सैगिनेस नहीं और आप फेस लिफ्ट करवा लें, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आपको कुछ ऐसी बिफोर प्रोसीजर्स भी होते हैं। जैसे एक बंदा हमारे पास अगर आता है और उसने अपने अर्ली 20s में या अर्ली 30s में कुछ मेंटेनेंस प्रोसीजर्स लेना शुरू कर दिए थे, फॉर एग्जांपल माइक्रोनिडलिंग्स, स्किन बूस्टर्स, PRPs, तो अब उनकी एजिंग में एक वो बंदा जो जिसने कुछ भी नहीं करवाया, ना कभी स्किन केयर फॉलो की, ना कभी सन ब्लॉक लगाया, उन दोनों की एजिंग में बहुत फर्क होगा। डिस्पाइट ऑफ द सेम नंबर इफ दे बोथ आर एट द 40s, बट उनकी एजिंग में फर्क होगा। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है, जब हम नॉन इन्वेसिव एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की या प्रोसीजर्स की बात करते हैं डॉक्टर सुभान, तो फिर कौन सी उम्र के लिए बेहतर है नॉन इन्वेसिव? थोड़ा सा अगर आप कैटेगराइज कर देंगे तो आसानी हो जाएगी। आजकल जेन जी का ज़माना है एंड जेन जी तो अपने टीन टाइम से ही दे स्टार्टेड एवरीथिंग ना, तो उस पे हम सो अवेयर चीज के बारे में, तो हम उस पे बोलते हैं कि व्हेन यू आर गोन थ्रू द फेस ऑफ टीन, जब आपकी टीन निकल जाए ना, नाउ इज द टाइम टू कंसल्ट। अब उसमें डिपेंड करता है आपकी टॉपिकल पे भी, जैसे आपकी स्किन केयर है उसमें हमेशा हम चीज़ें कहते हैं कि सन ब्लॉक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसकी बहुत सारी मार्केट में स्टडीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारी रिसर्चेज अवेलेबल हैं दैट इट रियली इफेक्ट योर स्किन। तो सन ब्लॉक अब वो उसके साथ साथ पर डिपेंड करता है। तो सो व्हेन यू क्रॉस योर टीन, यू आर इन योर 20s, तो अब it's a time to take care of yourself. I think it's important to talk about the routine. क्या चीज़ें हैं कि जो हमारी स्किन को बेहतर रख सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो डैमेज करेंगी, क्योंकि प्रोसीजर के बाद ही तो मैटर करेगा ना कि लाइफ कैसे चल रही है। आपकी स्लीप रूटीन सही, आपकी वर्किंग रूटीन, जिस तरह एज यू गाइस आर वर्किंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, लाइट्स, नाइट शिफ्ट्स हैं, डे शिफ्ट्स हैं। आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ नोट कर रहा हूँ अपने इर्द गिर्द में कि हमारे पास लोग आ रहे हैं, दे आर मोस्टली वर्किंग विद द इंटरनेशनल कंपनीज, तो उनकी तकरीबन नाइट रूटीन है। दे आर वर्किंग विद एन अमेरिकन कंपनी, अब उनकी डेफिनेटली टाइम जोन मैच करने के लिए उनको रात में काम करना पड़ रहा है। तो अब एक इंसान जो रात की नींद नहीं कर रहा, तो उसकी डेफिनेटली जो स्किन की हालत होगी वो डिफरेंट होगी। सो डेफिनेटली आपकी स्किन केयर, फिर आपकी डाइट, हम अक्सर बात करते हैं जी कोलेजन ले लें, सप्लीमेंट ले लें, प्रोटीन। आजकल वेट लॉस का बहुत दौर चल रहा है, तो उसमें आपका फेशियल फैट लॉस हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है। तो अब अगर आपकी प्रोटीन इंटेक, आपका डाइट में जो आपका पोर्शन है डाइट का वो क्या है, ये बहुत मैटर करता है कि जो आप खाएंगे वो नज़र आएगा आपके। ओरल कोलेजन हेल्प करता है या नहीं? इट डज़ हेल्प, इट डज़ हेल्प। और उसमें भी अब डिपेंड ये करता है कि आपकी वही बात है कि आपकी ओवरऑल रूटीन, आपने जिस तरह बोला कि जेनेटिक्स से
अलावा भी आपकी डेली रूटीन, वर्किंग रूटीन, स्ट्रेस लेवल, आपका स्ट्रेस, अक्सर हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो वन थिंग कम्स इन द माइंड के लोग नहीं एक्सेप्ट करते ना, स्ट्रेस को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हम मोटापे की बात करें तो मोटापे में आपका ईटिंग डिसऑर्डर है, अब वो आपसे स्ट्रेस से रिलेटेड है। अब व्हेन यू आर इन द स्ट्रेस आपके बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं जो आपकी एजिंग को वर्स कर रहे हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें इन टर्म्स मैटर करती हैं फॉर योर एजिंग एंड फेस सैगीनेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुभान हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही फिर क्या ख्याल है, अल्लाह हाफिज़ कहें? अल्लाह हाफिज़ कहते हैं जी, वक्त हुआ जाता है ख़त्म। लाइक ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। ये शो भी इसी तरह ही 2 घंटे की ट्रांसमिशन होती है और ख़त्म होनी होती है। आयशा यूसुफ और मुज़म्मिल अली खान को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज़।